अब बात करते हैं हम लोग WNT प्रोटीन्स और इनके द्वारा की गई सिग्नलिंग की। देखिए, जो WNT के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं और कुछ बातों में ये खास भी हैं कि इनके ऊपर कई बार हमें कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल लगे मिलते हैं। जनरली जिन प्रोटीन के ऊपर लिपिड लगा मिलता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की वजह से वो प्रोटीन्स लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं। बट फिर भी WNT जो प्रोटीन सिग्नल मॉलिक्यूल है ये एक तरह का सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। दूसरा, जो सिग्नलिंग है वो इस तरह की है कि जो सेल WNT प्रोड्यूस कर रही है, WNT सिग्नल मॉलिक्यूल, ये अपने आसपास मौजूद किसी और दूसरी सेल को ये सिग्नल दे सकती है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये है पैराक्राइन सिग्नलिंग। या फिर ये WNT मॉलिक्यूल खुद आकर के जो ये इसकी खुद की अपनी सेल है ये उसको भी मैसेज दे सकती है, जिसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। तो WNT सिग्नलिंग पाथवे ऑटोक्राइन या पैराक्राइन दोनों तरह की हो सकती है। इसके जो रिसेप्टर्स हैं मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए, ये देखने में 7TM की तरह ही हैं, लेकिन ये GPCR नहीं है। ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करते, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। इन रिसेप्टर्स का नाम है फ्रिजल्ट। WNT सिग्नलिंग पाथवे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वहीं हमने इसके रोल्स भी समझे हैं। अब जैसे ये एक एनिमेशन जैब्रा फिश के डेवलपमेंट को लेकर के है। यहाँ इस टाइम जो आपको ये सेल्स दिखाई दे रही हैं सरफेस के ऊपर, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं। सिंगल सेल स्टेज से बढ़ करके अब ये 4 सेल के स्टेज पर आ गया है। और जो ये नीचे वाला पूरा एरिया है WNT को हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के केस में काफ़ी बार पढ़ा है और इसकी डिस्कवरी भी कैंसर और डेवलपमेंट को लेकर के ही हुई है। यहाँ इस एनिमेशन में जैब्रा फिश का एनिमेशन है, जिसमें जैब्रा फिश का 2 सेल स्टेज ये जाइगोट है, जिसमें ये 2 सेल्स हैं और जो बात में नीचे वाला जो बड़ा हिस्सा है ये यॉक है, जिससे न्यूट्रिशन ले रही हैं सेल्स। तो हम देखें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सेल्स डिवाइड करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, ब्लास्टुला मोडुला स्टेजेस, और फिर सेल अपनी जगह से माइग्रेट भी करती हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ की सेल माइग्रेट करके पूरे यॉक को अपने अंदर ले लेंगे और यहाँ एम्ब्रियोनिक पहला स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये जो माइग्रेशन है सेल्स का, या फिर जो सेल की शक्ल में बदलाव है, जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। सभी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ अलग अलग हिस्से में जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बना रही हैं, जो आगे चल करके फिन, टेल, माउथ, हार्ट वगैरह बन जाएंगे। और इस तरीके से जो पूरा डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में ये सेल्स का माइग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे सिग्नल मॉलिक्यूल काम करते हैं और इन्हीं सिग्नल मॉलिक्यूल में से एक है WNT। तो इसीलिए ये जो सिग्नलिंग पाथवे हैं जो जीन रेगुलेशंस में रोल निभा रही हैं, खासतौर से डेवलपमेंट में, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WNT एक सिंगल पेप्टाइड का प्रोटीन है और उसमें मुझे किसी तरह के मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। WNT की जो शुरुआत है, ये फैमिली जो है पूरी, इस फैमिली में सबसे पहला जो प्रोटीन डिस्कवर किया गया था वो ड्रोसोफिला से डिस्कवर किया गया था, एक म्यूटेशन में जिसमें विंग नहीं बनते थे। तो ये पाया गया कि जो ये जीन है ये विंग्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसका रोल विंग्स के डेवलपमेंट में। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करवाने में हेल्प करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉर्फोजन कहेंगे। सिमिलरली एक जीन और है INT1 जीन। ये जीन माइस में देखी गई है और वहाँ पर ये ब्रेस्ट ट्यूमर्स में इन्वॉल्व हो रही थी। इन दोनों को मिलाकर के ही WG जीन और INT1 जीन, इन्हीं को मिलाकर के एक वर्ड बना दिया गया है WNT फैमिली। इंडियड ह्यूमंस में हमारे पास 19 टाइप के डिफरेंट WNTs देखने को मिले हैं। WNTs कोई एक पाथवे फॉलो नहीं करते, ये कम से कम 3 पाथवे ऑन कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें से पहली पाथवे जिसे हम लोग कैनोनिकल पाथवे भी कहते हैं। कैनोनिकल का मतलब है जो स्टैंडर्ड है, जो कि एक रूटीन पाथवे है जैसा कि होना चाहिए। वो पाथवे है WNT बीटा कैटेनिन पाथवे, जिस पर हम लोग यहाँ ध्यान भी देंगे। और ये
इसके अलावा नॉन कैनिकल दो तरह की पाथवे हैं। एक पाथवे जिसे हम बोलते हैं प्लानर पोलरिटी पाथवे और दूसरी है WLT कैल्शियम पाथवे। प्लानर पोलरिटी पाथवे में हम डेवलपमेंट में ये देखते हैं कि कैसे सेल्स डिसाइड करती हैं कि उन्हें किस प्लेन में जाना है, किस एरिया में जाना है। जैसा आपको याद होगा कि एम्ब्रियन डेवलपमेंट में जो सेल्स हैं माइग्रेट करके 3 लेयर बनाती हैं, जर्म लाइन लेयर्स, तो वो सब काम के अंदर ये पाथवे काम आती है। ये कैल्शियम वाली पाथवे कुछ कुछ वैसी ही है जैसे कि फॉस्फोलाइपेज सी की पाथवे थी जो हमने GPCR में पढ़ी थी, बट याद रखिएगा यहाँ कोई जी प्रोटीन का लेना देना नहीं है। WNT प्रोटीन्स जब बाइंड करेंगे अपने फ्रिजल रिसेप्टर से, तो जनरली जो बीटा कैटेनिन वाली पाथ है जिसे हम लोग कैनोनिकल पाथवे बोलते हैं, उस पाथवे का मेन लॉजिक है कि बीटा कैटेनिन नाम के एक प्रोटीन को डिग्रेडेशन से बचाना है। WNT का काम यह है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन लाइफ में ये बीटा कैटेनिन बनता रहता है और आपको याद होगा कि ये साइटोस्केलेटल सिस्टम का प्रोटीन है। हमने कभी पढ़ा था कि सेल्स एंड इंटरेक्शन के अंदर जब दो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो कुछ बीटा कैटेनिन नाम के प्रोटीन्स भी हैं जो अडाप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो जब सेल्स के अंदर जो बीटा कैटेनिन बनते रहते हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ बीटा कैटेनिन तो यहाँ चले गए। जो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है उन्हें जानबूझ करके पकड़ करके उनके ऊपर फॉस्फेट लगा करके यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन करवा देते हैं ताकि बीटा कैटेनिन के लेवल ना इकट्ठे हो पाए सेल के अंदर। लेकिन जब भी कभी WNT का सिग्नल आएगा तो फिर ये बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन रुक जाएगा और तब बीटा कैटेनिन अपना खास रोल करेगा। बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल को हम लोग आर्माडिलो भी कहते हैं फ्लाइज में। आर्माडिलो एक आपको याद होगा कि एक आंट ईटर ऑर्गेनिज्म है। जब इस प्रोटीन को सबसे पहली बार एक्सरे क्रिस्टोग्राफी करके स्ट्रक्चर जनरेट किए गए तो उसकी शक्ल देखने में उसके जैसी लगी साइंटिस्ट को और उसी के बेस पे उसका नाम रख दिया उसने आर्माडिलो। एनीवे, जब बीटा कैटेनिन है इसका मेन रेगुलेशन है प्रोटेयोलिसिस के द्वारा डिग्रेडेशन, और WNT पाथवे ये इंश्योर करते हैं कि डिग्रेडेशन ना हो पाए। डिग्रेड करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनमें से एक का नाम है कैसीन काइनेज 1, फिर है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, और इसके अलावा कुछ और भी फॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके बीटा कैटेनिन का यूबिक्विटिनेशन हो जाता है और रैपिड डिग्रेडेशन। ये कह लीजिए कि अगर बीटा कैटेनिन को सहारा नहीं मिला WNT सिग्नलिंग का, तो जो कैसीन काइनेज है, कैसीन काइनेज 1 और आपका ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 GSK3, ये दोनों मिलकर के इसके ऊपर फॉस्फेट लगा देंगे और इन फॉस्फेट को पहचान करके सिस्टम यूबिक्विटिन ऐड कर देगा और बाद में इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। इस सारी कहानी का एक साथ काम हो जाए, मतलब CK और GSK इसको पकड़ लें, इसके ऊपर फॉस्फेट लगा लें, तो यहाँ पे एक APC नाम का मॉलिक्यूल आता है जिसका जो नाम रखा गया था वो है एडिनोमेटोसिस पॉलिप्स कोलाई। इस प्रोटीन को आप एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे एक कैंसर सेल से डिस्कवर किया गया था इसलिए इसका नाम APC रखा हुआ है इस टर्म्स के बेस पर। और इसके अलावा एक प्रोटीन है एक्जिन, इस एक्जिन को ऑक्जिन से मत कंफ्यूज करना। ये दोनों के दोनों स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं। इंडिट WNT प्रोटीन जब कभी आते हैं तो वो बीटा कैटेनिन के प्रोटेयोलिसिस को बचा लेंगे, और वो बचा कैसे लेंगे? वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, फ्रिजल रिसेप्टर्स, और एक साथ में को रिसेप्टर और होता है। ये केवल को रिसेप्टर जो है जिसका नाम है LRP प्रोटीन, ये केवल इस वाली स्टोरी में जिसे हम लोग कैनोनिकल कहते हैं। एक बार ये एक्टिवेट हो गया रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो ये डिश-शेवल नाम के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, स्कैफोल्ड प्रोटीन है ये भी, और ये जो GSK3 और CK1 वगैरह का जो कॉम्प्लेक्स था उसको अपने पास रोक लेगा। नतीजा वो बीटा कैटेनिन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको डिग्रेड नहीं करेंगे और बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इस डायग्राम में देखें अगर हम लोग तो जब WNT का सिग्नल नहीं है तो LRP और फ्रिजल्ट खाली पड़े हैं, डिश-शेवल्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा, और इस टाइम एक्जिन और APC ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है जिसमें उन्होंने GSK3 और CK1 को इकट्ठा बांध लिया और इन्होंने पकड़ लिया बीटा कैटेनिन को भी। बीटा कैटेनिन पे फॉस्फेट लगाए गए हैं और बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर दिया गया। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स बीटा कैटेनिन कंट्रोल करवाता है वो जीन्स ऑफ पड़ी हैं क्योंकि उस जीन के जो एक्टिवेटर्स हैं जैसे कि LEF1 TCF, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो उन पर ग्राउचो नाम का एक प्रोटीन चिपका के रखता है और उन जीन को ऑफ रखता है। लेकिन अगर WNT आ गया तो WNT बाइंड करेगा फ्रिजल्ट से। याद रखना फ्रिजल्ट 7TM है, बट ये GPCR नहीं है, यहाँ कोई G प्रोटीन की कहानी नहीं आएगी। और LRP भी साथ में एक्टिवेट हो गया। इनके एक्टिवेशन से डिश-शेवल नाम का प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और डिश-शेवल प्रोटीन एक्जिन को अपने से बाइंड कर लेगा।
इसके अलावा CK1 और GSK1 को भी यहाँ बुला लिया जाएगा। APC भी काम नहीं कर पा रहा, तो अब बीटा कैटेनिन को पकड़ करके फॉस्फेट लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। नतीजा बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जाकर के ये बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ और गाउचो को हटा देगा और जीन्स ऑन हो जाएंगी। तो अब हम कहेंगे कि जो ये बीटा कैटेनिन है यहाँ पे को एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है उन जीन्स के लिए, और ये जीन एक्टिवेट होकर के ये काम कराएंगे जिस काम के लिए सिग्नल यहाँ आया था। तो इंडियड अगर मैं समरी की बात करूँ तो आप जो याद रखोगे, आप याद रखोगे कि अगर WNT नहीं है तो फिर क्या होने वाला है, GSK3 CK1 ये दोनों काइनेज है, ये बाय द हेल्प ऑफ एक्सिन और APC ये पकड़ेंगे बीटा कैटेनिन को, ये दोनों फॉस्फेट लगाएंगे उसके ऊपर काइनेजेस, इससे यूबिक्विटिन जुड़ जाएंगे, यूबिक्विटिन से बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो गया, जीन ऑफ रहनी है, वो जीन जिन्हें ऑन होना चाहिए था बीटा कैटेनिन WNT के रिस्पॉन्स में। अब अगर WNT अवेलेबल है तो WNT बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर फ्रिजल्ट से प्लस साथ में LRP के साथ जो को रिसेप्टर है उसका, और ये दोनों रिसेप्टर्स सेल के अंदर जो डिश हैवल नाम का प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेंगे और डिश हैवल एक्सिन और APC को एंगेज कर लेगा अपने साथ। नतीजा ये बीटा कैटेनिन को ब्लॉक नहीं कर सकते, अब बीटा कैटेनिन आज़ाद है, ये न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके इन जीन्स को ऑन कर देगा जिन्हें ऑन होना चाहिए। जिन जीन्स को बीटा कैटेनिन ऑन करता है उनमें से एक जीन का नाम है MYC। तो मैं याद होगा MYC सेल साइकिल में बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन थी। अगर ये जीन बन जाती है तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना रही है जिसका नाम है MYC, और ये MYC सेल साइकिल डिपेंडेंट काइनेसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब ये सारा सिग्नल है सेल के प्रोलिफरेशन के लिए। इसलिए अगर बीटा कैटेनिन ऐसा बन जाए सेल के अंदर जिससे सिस्टम डिग्रेड ना कर पाए तो फिर कैंसर हो जाएगा। अब ये एक एनिमेशन है जो इंडिकेट कर रहा है ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, और यहाँ भी हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं कि कैसे सेल्स का माइग्रेशन, सेल की शक्ल का चेंज होना मतलब डिफ्रेंसिएशन, ये कितना इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। सेल्स अपना साइज़ बढ़ाती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं और फिर माइग्रेट भी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यही सेल्स आपस में मिलकर के डिफ्रेंशिएट होकर के अलग अलग लेयर बनाएंगे, एम्ब्रियो के अलग अलग सेगमेंट्स तैयार करेंगे, और बाद में यही सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट बनाएंगे जिनसे पैर बनने वाले हैं, जिनसे विंग बनने वाले हैं, जिनसे आंखें बनेंगी। तो डिफ्रेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, ये सारी कहानी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, और WNT एक इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि इन ज़्यादातर इवेंट के अंदर कहीं ना कहीं WNT पाथवे का रोल देखने को मिला है। कैनोनिकल पाथवे हम लोगों ने डिस्कस की है अभी। कैनोनिकल पाथवे वो थी जिसमें WNT बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से जिसका नाम है फ्रिजल्ट, जो एक्टिवेट करेगा डिश हैवल को, और डिश हैवल ब्लॉक कर देगा एक्सिन, APC, GSK3 बीटा और CK1 को, जिससे बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन रुक जाएगा, बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाएगा और उन जीन्स को ऑन करेगा जिन्हें ऑन होना चाहिए। दूसरी पाथवे कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे जिसमें WNT डिश को एक्टिवेट करता है, और डिश को एक्टिवेट करने के बाद में फॉस्फोलाइपेसी को एक्टिवेट करेगा, और फॉस्फोलाइपेसी आपको याद होगा कि फॉस्फोलाइपेसी PIP2 को IP3 एंड डैग में कन्वर्ट करेगा, जिसमें से IP3 जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और वहाँ चैनल्स खोल देगा कैल्शियम के। ये कैल्शियम के चैनल खुलेंगे तो कैल्शियम बाहर निकलेगा जो कैलमोडोलिन इसको एक्टिवेट करेगा, जो कैम काइनेस को एक्टिवेट करेंगे, और ये एक्टिवेट करेंगे कुछ और जीन्स को। सिमिलरली जो डैग है और जो कैल्शियम है ये दोनों मिल करके प्रोटीन काइनेसी को एक्टिवेट करेंगे जो अगेन ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर असर डालेंगे। इतना ना भी याद रहे तो इतना याद रख लो कि ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है WNT, और ये पाथवे जो है कैल्शियम वाली, इसमें प्रोटीन लाइपेज C, कैलमोडोलिन, IP3
डैग इन्वॉल्व होंगे और ये नॉन कैनोनिकल पाथवे है। इसके अलावा प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे में क्या होता है कि एक दूसरी सेल कोई आ रही है, मैसेज दे रही है, और यहाँ पर ये बाइंडिंग भी जरूरी है एफ एम आई टाइप की। जब भी WNT सिग्नल आएगा तो यहाँ पर डिश हैवल कुछ GTPase को एक्टिवेट करेगा, जैसे रास फैमिली के, आपने याद होगा रास फैमिली का GTPase, और वो GTPase एक्टिवेट होने के बाद सेल की पोलैरिटी और साइटोस्केलेटल को डिफाइन करेंगे। सेल के साइटोस्केलेटल का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, मतलब सेल की साइज बदल जाएगी, सेल माइग्रेट कर सकती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, और पोलैरिटी भी चेंज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो WNT पाथवे रोल निभाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करूं तो एक्सिस का पैटर्निंग, सेल फेट का स्पेसिफिकेशन, सेल प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन, इन सब में WNT पाथवे रोल निभा रही है। इसके अलावा कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि WNT पाथवे का इंसुलिन सेंसिटिविटी को लेकर के भी कुछ रिलेशन है। आपको याद होगा कि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो जब कभी कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद में एक बायोलेटरल सिमेट्री क्रिएट करने के लिए, मतलब सिमेट्री बन जाए ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके लिए गैस्ट्रुलेशन वाले पीरियड में एक जर्म लाइन की फॉर्मेशन होती है। ये जो बीच की एक लाइन तैयार हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक। ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में कॉमनली देखने को मिलती है, और ये असल में मेसेंचाइमल सेल्स हैं जिनके अरेंजमेंट से ये लाइन तैयार हो रही है। बाद में इसी लाइन के इर्द गिर्द मेरे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म क्रिएट होंगे। तो प्रिमिटिव स्टिक जो है बेसिकली एक्टोडर्म वाले हिस्से में है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, और ये सबसे पहले स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी की एक्सिस क्रिएट कराती है। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन में जो सेल का माइग्रेशन होगा, वहाँ भी WNT सिग्नलिंग रोल निभाती है।